हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट फर्स्ट के बारे में। हम यहाँ पर लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट ईयर में आए हुए हैं और सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे वो यूपी पीसीएस का कोई एग्ज़ाम है या उत्तराखंड पीसीएस का कोई एग्ज़ाम है, उत्तराखंड एसएससी का कोई एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए यह जो है वीडियो या जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प एकेडमी के ही नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारे पास जो यहाँ पर पहला प्रश्न है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की पद्धति क्या थी। यानी नरम दल के जो नेता थे वो किस तरीके से अपनी मांगों को मना रहे थे ब्रिटिश सरकार से। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बी, राजा वाम बंद आंदोलन। यानी इसको अनुनय विनिमय की नीति भी हम कह सकते हैं। जो नरम दल के जो नेता थे वो भारतीयों की भागीदारी चाह रहे थे प्रशासन में और उनमें राजनीतिक जागरूकता भी उत्पन्न करने चाह रहे थे इसी क्रम के दौरान। इसी क्रम में जो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और इसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के जो नरमपंथी थे और उग्रपंथी इन दोनों ही मतों के मध्य मतभेद हुआ और गर्मपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रहकर उसे पूरे देश में फैलाना चाह रहे थे, जबकि दूसरी ओर जो नरम दल के नेता थे वो इसको केवल बंगाल तक ही सीमित करना चाह रहे थे। वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए और वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे। यहाँ पर जो गर्म दल के नेता थे वो इसको व्यापक रूप में फैलाने की बात कर रहे थे और दूसरी ओर वो केवल इसको बंगाल तक ही सीमित करना चाह रहे थे। तो इसी वैचारिक मतभेदों को लेकर स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही यहाँ पर इनमें जो है विभाजन हुआ और कांग्रेस जो है दो गुटों में यहाँ पर बढ़ता दिखाई पड़ता है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आप लाइक करें इस वीडियो को। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने। अब 1906 के बाद से भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का उद्भव हुआ और इधर दूसरी ओर देश में क्रांतिकारी घटनाओं की भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही थी। तो इस विचारधारा को कुछ कांग्रेस नेताओं का भी जो है समर्थन प्राप्त था और चार प्रमुख नेता हम यहाँ पर इसके देखते हैं: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल और अरविंदो घोष। अगर हम पहले तीन की बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पॉल, इन तीनों को ही हम यहाँ पर बाल, लाल और पाल से हम जानते हैं। इन तीनों ही व्यक्तियों को हम लाल, बाल, पाल से जानते हैं और चौथे जो व्यक्ति थे यहाँ पर वो थे अरविंदो घोष। तो यहाँ पर इसी दल के जो नेता थे, यहाँ पर इन दल को नेताओं को हम बोलते हैं गर्मपंथ। तो जो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर वो होगा बी, बाल गंगाधर तिलक। और इन नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने में विश्वास नहीं किया। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावर्ती नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। तो इस आधार पर सही उत्तर इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा अरविंदो घोष, ए। और बाकी जो तीन नेता हैं, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले और एन.एस. बनर्जी, ये तीनों ही यहाँ पर जो हैं उदारवादी दल के नेता कहे जाते हैं और अरविंदो घोष जो है यहाँ पर गर्म दल के नेता थे। और तीन अन्य नेताओं के नाम जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताए हैं वो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पॉल। तो सही उत्तर इस आधार पर जो इसका होगा
वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जो इस आधार पे जो इसका सही उत्तर होगा वो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है यहाँ पर लोकमान्य तिलक जी को। तो लोकमान्य तिलक जी को कहा था यहाँ पर वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल की एक पुस्तक आती है और वो भारतीय अशांति के जनक के रूप में दो व्यक्तियों को यहाँ पर दिखाते हैं, लोकमान्य तिलक को और आर्य समाज को। आर्य समाज को और लोकमान्य तिलक को यहाँ पर भारतीय अशांति के जनक के रूप में दिखाते हैं। अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं, तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था ने बदलकर सरकार की एक आलोचक संस्था बन गई थी। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी और वैलेंटाइन सिरोल ने ही उन्हें भारत में शांति का जनक कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का दावा करने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए। यद्यपि वे मुकदमा हार गए थे, किंतु इसका एक उचित प्रभाव भी पड़ा था। तो इस आधार पर सही उत्तर जो होगा इसका यहाँ पर लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो अभिनव भारत का जो गठन किया था वो यहाँ पर किया था वीडी सावरकर जी ने। तो वीडी सावरकर जी ने अभिनव भारत समाज का यहाँ पर गठन किया था। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना वर्ष की, तो 1904 में इसकी स्थापना की गई थी नासिक महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी और वीडी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही जो है बाद में आके 1904 में एक गुप्त संगठन बना था अभिनव भारत। तो अगर हम बात करते हैं, हमने दो फैक्ट यहाँ पर देखे, बल्कि हम तीन फैक्ट यहाँ पर हमने देखे हैं। मित्र मेला की स्थापना किसने की? वीडी सावरकर जी ने। और अभिनव भारत समाज की स्थापना की वीडी सावरकर जी ने। और 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। और मित्र मेला ही बाद में आके जो है गुप्त समाज बना था, एक अभिनव भारत समाज संस्था के रूप में सामने आता है। तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर बी। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसकी जो हत्या का प्रयास किया गया था यहाँ पर 1908 में किया गया था। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर ए। अगर हम बात करते हैं 30 अप्रैल 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यहाँ पर किंग्सफोर्ड पर एक बम फेंका। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने यहाँ पर एक बम फेंका और इसमें किंग्सफोर्ड जो है बच गया था। और दुर्भाग्य से ही राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी इसमें मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी से पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस जी को यहाँ पर गिरफ्तार कर फांसी दी गई थी। तो जो इन पर हमला किया गया था वो किया गया था 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी पर चढ़ाया था? तो काकोरी षड्यंत्र केस में जो फांसी पर चढ़ाए गए थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को चढ़ाया गया था काकोरी षड्यंत्र केस में। अगर हम बात करते हैं इस केस के बारे में, तो अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तरी रेलवे के लखनऊ से एक ट्रेन चलती थी, लखनऊ टू सहारनपुर एक ट्रेन थी। उसमें संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर रेलवे जो है सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया था। और यह घटना जो है बाद में काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। अभी फ़िलहाल में ही ये आपके लिए प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं
कि अभी फ़िलहाल में ही काकोरी के नाम से चेंज करके इसका एक नाम रखा गया है यूपी गवर्नमेंट ने। वो नाम क्या है, हमने पिछली वीडियो में इस बारे में बात की थी, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं अब इसका नया नाम क्या हो गया। काकोरी षड्यंत्र केस का अब नया नाम क्या है। तो इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोहन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी, जबकि इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो यहाँ पर बच निकले थे। इनको आज़ाद इसलिए कहा गया था क्योंकि ये कभी भी पकड़े नहीं गए थे और उन्होंने अपना नाम ही कोर्ट के सामने जो है आज़ाद बताया था बचपन में, जब इनको कोड़े भी लगे थे। आपको स्टोरी याद होगी, हमने जो है क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए और अंत में 26 फरवरी को और 27 फरवरी को यहाँ पर 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फर्ड पार्क में इनको पुलिस मुठभेड़ में जो है इनकी जो है ये मारे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इतने फैक्ट देखे। 1924 में यहाँ पर स्थापना की थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, और काकोरी जो षड्यंत्र केस है वो संबंधित है 1925 से। और लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर को यहाँ पर लूटा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, अशफाक उल्ला खां, रोहन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को यहाँ पर फांसी हुई थी। तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना है हमें। जो 1924 में जिसकी स्थापना की गई थी वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी 1924 में। वो थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये जो स्थापना की थी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, और पहले वाली में यहाँ पर भगत सिंह जी नहीं थे, भगत सिंह जी यहाँ पर नहीं थे। और यहाँ पर सोशलिस्ट जो शब्द आया था यहाँ पर वो भगत सिंह जी की उपस्थिति के कारण यहाँ पर सोशलिस्ट शब्द आया था। तो इसकी हम बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 10 सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका जो है एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना की जाए। तो साइमन कमीशन के विरोध में जब लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक जो थे सैंडर्स, तो 30 अक्टूबर 1928 को यहाँ पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा यहाँ पर इनकी हत्या की गई थी। तो यह है इस संगठन की जो है पहली क्रांतिकारी घटना थी। तो इसके दो सदस्य थे यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों ही सदस्यों ने 1929 को केंद्रीय असेंबली यानी केंद्रीय विधानमंडल में यहाँ पर केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था। और ट्रेड डिस्प्यूटेड बिल और सेफ्टी बिल पर उस समय बहस चल रही थी। इनका उद्देश्य जो था वो केवल सरकार को डराना मात्र था, यानी सरकार के कान खोलना था। और इनको बाद में जो है फांसी दी गई थी भगत सिंह जी को। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1928 में, और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह यहाँ पर इनकी जो है दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय जनता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डर मुस्लिम का नाम क्या है। तो प्रथम रिकॉर्डर जो मुस्लिम यहाँ पर थे वो थे अशफाक उल्ला खां। तो जो आयोग ने यहाँ पर सही उत्तर माना है वो माना है यहाँ पर अशफाक उल्ला खां को। यदि हम बात करते हैं, अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डर मुस्लिम थे। इन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को यहाँ पर फांसी दी गई थी, और ये 27 वर्ष के थे उस समय। अगर हम बात करते हैं इनके जन्म के बारे में, तो इनका जब जन्म हुआ था शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में। और अगर यहाँ पर कन्फ्यूजिंग करने वाला ये है कि यहाँ पर अजीमुद्दीन भी जो थे,
अगर हम बात करते हैं अजीमुद्दीन की, तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो ये मुग़ल शहजादे थे अजीमुद्दीन, अजीजुद्दीन यहाँ पर सही है, अजीजुद्दीन यहाँ पर थे मुग़ल शहजादे। तो इनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर फांसी दी गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको भी फांसी दी गई थी। लेकिन जो आयोग ने सही उत्तर माना है यहाँ पर, वो माना है अशफाक उल्लाह खां को। शायद इन्होंने यहाँ पर इनको कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डर की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो सबसे कम आयु के जो शहीद थे वो थे यहाँ पर खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जिस समय इनको फांसी दी गई, उनकी जो उम्र थी उस समय वो थी 19 वर्ष 8 माह और 8 दिन। इतनी कम उम्र में यहाँ पर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया था, और खुदीराम बोस को 19 वर्ष 8 माह 8 दिन के बाद फांसी दी गई थी। यानी इतनी कम उम्र में ही इनको यहाँ पर फांसी दी गई थी। इसी तरह हम बात करते हैं यहाँ पर सुखदेव के बारे में, तो इनको 24 वर्ष में, यानी इनके 24 साल के जब थे तब इनको फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां यहाँ पर 27 साल के थे। और हेमू कलानी हम बात करते हैं तो इनकी जो उम्र थी जब इनको फांसी दी गई थी 19 वर्ष 9 माह 28 दिन। तो सही उत्तर जो होगा सादा पे हमारा वो होगा यहाँ पर सी, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस सबसे कम आयु के शहीद थे स्वतंत्रता संग्राम में। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी यहाँ पर लाला हरदयाल जी द्वारा। अगर इसकी बात करते हैं इसकी स्थापना वर्ष के बारे में, तो 1913 में इसकी स्थापना की गई थी सोहन सिंह भाकना जी ने। सोहन सिंह भाकना जी ने इनकी स्थापना की थी गदर पार्टी की। तो बाद में आके लाला हरदयाल जी इससे जो है संबंधित हुए थे और इसको जो है इन्होंने गदर पार्टी को आगे बढ़ाया था। तो हम बात करते हैं इसकी जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के रूप में। तो इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला। तो गदर नामक एक यहाँ पर एक पत्र के रूप में यह आया था, गदर पत्र इन्होंने इस संस्था ने निकाला, और इस संस्था का नाम ही गदर पार्टी पड़ गया। इसी पत्र के आधार पर ही इसका जो है गदर नाम पड़ा था इस आंदोलन का। लाला हरदयाल जी संस्था के एक मनीषी प्रदर्शक थे, और यहाँ पर जो है अगर विकल्प में सोहन सिंह भाकना होगा तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सोहन सिंह भाकना। अगर विकल्प में ये नहीं है तो उसके बाद हम लाला हरदयाल जी को यहाँ पर चुनते हैं। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। तो सोहन सिंह भाकना जी ने इसकी स्थापना की थी, लाला हरदयाल जी से बाद में आके जुड़े थे। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर इसका ए, अगर सोहन सिंह भाकना इसमें नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति की बात करते हैं तो गदर क्रांति को छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण हमें दिखाई पड़ता है वो था उस समय जो है प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। जो है स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय जो राष्ट्रवाद के जो क्रांतिकारी थे वो निष्क्रिय रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरी को उजागर किया, यानी उनको झंझोरा, और उन्होंने इस आंदोलन के प्रति अपनी पूरी निष्ठा के साथ इन्होंने खड़ा किया। तो ब्रिटेन पर उनका मानना था कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट जो भारत के लिए एक अवसर है और भारत को इस ओर काम करना चाहिए, और इस मौके को ही कई जगहों पर कई तरीके से फ़ायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांति और भारत में लोकमान्य तिलक एनी बेसेंट, और हम बात करते हैं लोकमान्य तिलक एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का जो है लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संघर्ष में एक स्वतंत्र संघर्ष यानी हथियारों के साथ संघर्ष की यहाँ पर बात की, और इसी के माध्यम से ही अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ने की बात करते थे। तो गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का होना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है?
तो भारतीय क्रांति की जो माँ कहलाती है वो कहलाती है भीकाजी रुस्तम कामा। सही उत्तर होगा यहाँ पर इसका डी, भीकाजी रुस्तम कामा। भीकाजी रुस्तम कामा एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। इन्होंने यूरोप और अमेरिका में क्रांति का संचालन किया। इन्होंने 1907 में स्टुअर्टगार्ड यानी जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को भी लहराया था। तो इतना जाना हमने भीकाजी रुस्तम कामा जी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मैडम कामा ने 1907, ये 1900 यहाँ पर 7 है, 1907 में प्रथम तिरंगा कहाँ फहराया था? तो ये जो फहराया था यहाँ पर तिरंगा इन्होंने फहराया था स्टुअर्टगार्ड में। सही उत्तर होगा स्टुअर्टगार्ड, जर्मनी। तो इनको जो है हम भारतीय माँ की जननी भी कहते हैं, भारतीय माता की जननी या भारतीय संघर्ष की या भारतीय क्रांति की जननी भी इनको कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कामागाटू मारू क्या है? तो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो कामागाटा मारू जो है यहाँ पर वो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। सही उत्तर होगा यहाँ पर सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। तो काटागामा मारू जो है कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह की ओर रवाना किया। और वो जो बंदरगाह था वो था यहाँ पर वैंकूवर, कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह की ओर रवाना किया। और तट पर पहुँचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी की और उन्हें देश में प्रवेश करने से रोका। तो बाद में जब ये कलकत्ता आई हैं यात्री, तो इनको बहुत ही यातनाएं दी गई थी। 376 यात्रियों को यहाँ पर बंदी बना लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इनको बहुत सी यहाँ पर यातनाएं दी गई थी। तो काटागामा मारू क्या है? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसको कनाडा गवर्नमेंट ने अपने देश में आने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना यहाँ पर की थी? इंडिपेंडेंस जो लीग की स्थापना की थी वो की थी यहाँ पर रास बिहारी बोस जी ने। सही उत्तर यहाँ पर होगा इसका, सही उत्तर है यहाँ पर सी, रास बिहारी बोस जी ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। और रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय प्रवासी थे, और इन्होंने ही 28 मार्च 1942 के दौरान क्रांतिकारी समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु इन्होंने टोक्यो में भारत का एक सम्मेलन आयोजित किया। और 14 जून से 23 जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इन्होंने विधिवत रूप से प्रदान किया और सुभाष चंद्र बोस जी को निमंत्रित किया। और इसी सम्मेलन में ही इन्होंने यहाँ पर इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो 1942 में जब इन्होंने एक संगठन बुलाया था तभी इसकी यहाँ पर स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस को भी इसमें आमंत्रित किया गया था। तो रास बिहारी बोस जी ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर सी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई, और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।